हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 8 का हम लोग केमिस्ट्री का 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर ये लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग विद्युत के रासायनिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो इस तरह इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए हम लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद बायोलॉजी वाला पोर्शन जो बचेगा 8 का वो करा देंगे। उसको बस तरीके से पढ़ना है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है सुचालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा पास करता प्रभावित होता है उसको हम लोग सुचालक बोलेंगे। जैसे जितने भी धातु हैं सबके लगभग सुचालक होते हैं और अधातु में ग्रेफाइट एकलौता होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला है कुचालक या हिमचालक किसे बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे हिमचालक। मतलब उन पदार्थों का हम लोग बात करेंगे जिनसे विद्युत धारा आसानी से पास नहीं करता है, वैसे पदार्थों को हम लोग कुचालक बोलेंगे या उसी को हम लोग हिमचालक बोलेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी में यह भी बात लिखा है कि कुचालक बोलना सही नहीं है। कुचालक का मतलब उसे बिजली पास ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको हिम चालक बोलेंगे। मतलब वो पुअर कंडक्टर है, हिम चालक है। ठीक है, अच्छा चालक और हिम चालक का बात करेंगे। जैसे अधातु हो गया, अधातु जो होते हैं समान तौर पे विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जो है ये सब क्या है, विद्युत के हिम चालक हैं। अगला है कौन से जल सुचालक होते हैं और कौन से जल हिम चालक होते हैं। देखिए इसको एक लाइन में ध्यान रखिए, जो भी शुद्ध जल है, ठीक है, जितना भी शुद्ध जल होगा वह जो होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं रहता है। जबकि अशुद्ध जल जो होगा, मतलब ऐसा जल जिसमें आयन हो, वह जल जो होगा वो विद्युत का क्या होगा, वो सुचालक होगा। ठीक है, तो जैसे नल का पानी हो गया, हैंडपंप का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, ये सब जो पानी है वो सब क्या हो गया, आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध जल होता है। जबकि बारिश का पानी हो गया या डिस्टिल वाटर हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि ये सब शुद्ध जल हो गया। ठीक है, दूसरा ध्यान रखेंगे, डिस्टिल वाटर को अशुद्ध जल बोलते हैं, इसमें कोई लवण नहीं होता है, इसलिए ये जो होंगे हिम चालक होंगे, मतलब ये कुचालक होंगे। ठीक है, जबकि तालाब वाला पानी, हैंड पंप का पानी, नल का पानी, इस सब में जितना भी ये सब पानी का बात कर रहे हैं उस सब में आयन होते हैं, लवण होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला है कौन से विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे अम्ल का विलयन हो या क्षारक का विलयन हो या लवण का विलयन हो, तो अम्लों का विलयन, क्षारकों का विलयन और लवणों का जो विलयन होता है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयन फ्री होता है। अम्ल को अगर पानी में डालेंगे तो वो कैटायन और एनायन में टूट जाएगा, ऋणायन धनायन में टूट जाएगा। क्षारक को भी अगर डालेंगे पानी में तो वो भी कैटायन एनायन में टूट जाएगा। लवण को भी डालेंगे तो कैटायन एनायन में टूट जाएगा और उससे विद्युत जो होगा पास करेगा। ठीक है, अगला है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है। देखिए कोई एक, मान लीजिए यहाँ पे आप कोई एसिड ले लीजिए, बेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे एसिड ले लिए, एसिड का विलयन ले लिए, एसिड सॉल्यूशन ले लिए, और इसमें जब आप, ठीक है, धातु का रॉड लगाएगा और इसको बैटरी से जोड़िएगा तो यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रोड के पास ये जो छड़ लगाए हैं धातु का, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड का चार्ज होता है माइनस और एनोड का चार्ज होता है प्लस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड पर क्या बन सकता है, गैस का बुलबुला बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगा। और इलेक्ट्रोडों पर धातु का निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब होता है जामा। मतलब यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे एनोड हो गया कैथोड पर, तो कैथोड पर कुछ पदार्थ जो होगा विलयन से जमा होने लगेगा। ठीक है, अगला है विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। अब यहाँ से कुछ पदार्थ जो है कैथोड पर जमा होगा, इसका मतलब विलयन का रंग भी बदल जाएगा। तो कोई भी अगर विद्युत धारा से, मतलब विद्युत धारा को प्रभावित किया जा रहा है किसी चालक विलयन में, ऐसा विलयन है जिसे विद्युत पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड के पास बुलबुला बन सकता है, इलेक्ट्रोड पर धातु जमा हो सकता है, या एक और चीज़ भी हो सकता है, विलयनों का जो रंग है वो बदल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जल का इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। देखिए जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करा के आप
H2O को तोड़ सकते हैं, H2 और वाटर में आप इसको तोड़ सकते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा के। तो जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं उसको समझ लीजिए। तो क्या करना है, एक बर्तन में आपको जल ले लेना है, और जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, एसिड को डाल देंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो H2SO4 को इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे धातु का रॉड ले लेंगे या कार्बन का रॉड ले लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का रॉड ले लेंगे और इसे क्या करेंगे, एक बैटरी से यहाँ पे क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एनोड, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया, एनोड, और राइट साइड वाला क्या हो गया, कैथोड। ये एनोड हो गया और ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। एनोड प्लस होता है और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब इसको डुबा दीजिए। अब क्या कीजिए, जैसे ही करंट पास कराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड जो होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जमा होने लगेगा। क्या जमा होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जमा होगा कहाँ पर, एनोड पर, और ये कैथोड वाला जो है आपका माइनस वाला है, वहाँ पे जमा होगा कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो H2O जो है वो टूटने लगेगा। तो H2O का टूटने को ही हम लोग बोलते हैं जल का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो जल का इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबा होता है तो उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोड को जल में डुबा देना है, जल में आपको एक एसिड डाल देना है, और उससे जब आप करंट को पास कराएगा रॉड के थ्रू, तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का बुलबुला बनेगा। H2O टूटने लगेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का जो बुलबुला है एनोड पर जाएगा, एनोड मतलब धन टर्मिनल पे जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वह जाएगा कहाँ पर, ऋण टर्मिनल से जुड़ा जो इलेक्ट्रोड है मतलब कैथोड पे जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है निगेटिव होता है। अगला है, विद्युत धारा आलू में किस तरह की रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत धारा को जब हम लोग पास कराएंगे आलू से होकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विलयन को हटाकर अगर हम यहाँ पे आलू को रख देंगे तो क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब संपरीक्षित के तांबे के तारों को कटे आलू में निर्विष्ट करते हैं, ये जो तार आप देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, सीधा जब आलू में रख देंगे तो क्या होगा, धन टर्मिनल जो एनोड है, धन टर्मिनल मतलब एनोड जो है वहाँ पर क्या होगा, तार के चारों ओर नीला हरा धाबा बन जाएगा, ठीक है। आलू को जब तार इसमें लगा दीजिएगा और इसको बैटरी से जोड़िएगा तो प्लस वाला जो भाग है मतलब एनोड वाला जो भाग है वहाँ पर क्या होगा, नीला धाबा बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह भी एक तरह का रासायनिक प्रभाव दे रहा है। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग कॉपर सल्फेट से हम लोग मतलब अगर इम्प्योर कॉपर है, अशुद्ध कॉपर है, तो उससे हम लोग शुद्ध कॉपर भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। देखिए, अशुद्ध कॉपर से हम लोग शुद्ध कॉपर को कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनोड पर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध कॉपर को अशुद्ध कॉपर को रखते हैं, ठीक है। इम्प्योर कॉपर मतलब अशुद्ध कॉपर को रखते हैं, और कैथोड पर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध कॉपर को रखते हैं। कैथोड पर कैथोड प्लस होता है, सॉरी कैथोड माइनस होता है और एनोड प्लस होता है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे शुद्ध को, शुद्ध कॉपर, दोनों कॉपर ही होता है, शुद्ध कॉपर। और ये विलयन जो लेंगे हम लोग वो कॉपर सल्फेट ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ही बिजली पास कराएंगे तो विलयन से जो कॉपर है वह जमा होने लगेगा किस पर, कैथोड पर। और विलयन में कॉपर का मात्रा कम होने लगेगा तो एनोड से कुछ कॉपर आएगा, किस में आ जाएगा, इस विलयन में आ जाएगा। तो जितना विलयन से कॉपर कैथोड पर जमा होगा उतना मात्रा में कॉपर जो है एनोड से आने लगेगा, और एनोड से जब कैथोड आएगा तो उसके साथ साथ जो अशुद्धि है वो भी आएगा। अशुद्धि इस नीचे तल में बैठ जाएगा और थोड़ा विलयन में घुल जाएगा और नीचे तल में बैठ जाएगा, और यहाँ से कॉपर जो है, मात्र कॉपर, शुद्ध कॉपर जो है कैथोड पर जमा होता जाएगा। और इस तरह जब तक ये पूरा प्रक्रिया चलते जाएगा तो अंत में क्या होगा, पूरा शुद्ध कॉपर कैथोड पर चल जाएगा और जो अशुद्धि है वो विलयन में घुल जाएगा, और ये जो आप देख रहे थे ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप
अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से। देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट को कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित कर जाती है। ठीक है, जैसे ही करंट को पास कराएंगे तो कॉपर सल्फेट टूट गया, कॉपर प्लस में और सल्फेट माइनस में। ठीक है, अब यह कॉपर जो है जमा होगा कहाँ पर चल जाएगा, कैथोड पर चल जाएगा। तो यहाँ पे धन गलत लिखा है, ऋण होगा। और विलयन के स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या होगा, संयोजित हो जाएगा, मतलब कैथोड पर चल जाएगा, उसी पर जमा हो जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, एनोड जो है, वो समान मात्रा में कॉपर को विलयन में घुला देगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगा और इस तरह हम लोग कॉपर मतलब अशुद्ध कॉपर से हम लोग शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करते हैं। अगला है विद्युत लेपन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, विद्युत लेपन प्रक्रिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब एक धातु को दूसरे धातु के ऊपर चढ़ाना, एक धातु का जो परत है दूसरे धातु के ऊपर चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोना का पानी, चांदी का पानी, तो किसी धातु के ऊपर सोना का पानी चढ़ा देना, दिखेगा सोना की तरह लेकिन उसका अंदर जो धातु होगा कुछ और होगा। लोहा के ऊपर आप सोना का जो पानी होता है, सोना का जो लेयर होता है उसको आप लगा सकते हैं, चांदी का लगा सकते हैं, दिखेगा चांदी लेकिन अंदर जो होगा वो चांदी नहीं होगा, वो दूसरा धातु होगा। ठीक है, तो यह जो हम लोग करते हैं वह इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करते हैं, विद्युत के द्वारा करते हैं। तो विद्युत के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है और यह संक्षारित नहीं होता, इसमें कोई जंग नहीं लगता है और इसमें कोई खरोच भी नहीं लगता है, परंतु यह महंगा होता है, इसीलिए क्रोमियम का वस्तु बनाई नहीं जा सकती है क्योंकि ये महंगा होता है। लेकिन इसका हम लोग परत जो है बहुत सारे धातुओं पर लगा देते हैं और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग कार के कुछ भागों को बनाने में, नॉल ओल को देखिएगा, नॉल ओल जो सिल्वर की तरह दिखता है, ठीक है, उसके ऊपर क्रोमियम का ही लेप लगा होता है। गैस बर्नर जो है, ये साइकिल का हैंडल, ये सब देखिएगा जो चमकदार दिखता है उस पर किसका लेप लगा रहता है, अंदर कुछ और धातु रहता है और ऊपर जो लेप लगा रहता है किसका लेप लगा रहता है, वो लगा रहता है क्रोमियम का। ठीक है, पहिया का जो रिम होता है उसमें भी आप किसका लेप देखिएगा, क्रोमियम का लेप लगा रहता है। खाद्य पदार्थों का जो भंडारण होता है, जो टीन होता है, टीन के ऊपर भी क्रोमियम का लेप लगा होता है जिससे टीन जो है सुरक्षित रहता है। अब देखिए क्वेश्चन भी है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए टीन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो आप टीन का डिब्बा देख रहे हैं वो वास्तव में क्या होता है, लोहा का होता है। लोहा के ऊपर क्या किया जाता है, टीन का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टीन जो होता है कम रिएक्टिव होता है लोहा से। इस प्रकार जो है लोहा सुरक्षित रहेगा और खाद्य पदार्थ जो है लोहे के संपर्क में नहीं आएगा और खाना खराब नहीं होगा। तो खाना को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग टीन में पैक करते हैं। और टीन जो होता है क्या होता है, एक लेप होता है जिसको हम लोग लगाते हैं किस पर, लोहा पर। अगला है आभूषण बनाने वाली संश्लिष्ट धातु पर किसका लेपन किया जाता है। तो देखिए, आभूषण के रूप में भी हम लोग विद्युत लेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे धातु सस्ते होते हैं और उसके ऊपर हम लोग सोना का परत चढ़ा देते हैं, चांदी का परत चढ़ा देते हैं, तो कम पैसा में वो आभूषण में इस्तेमाल हो जाता है। तो आभूषण बनाने वाली संश्लिष्ट धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन किया जाता है। यह आभूषण देखने में चांदी या सोने में प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में ये अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर किस तरह का निक्षेपण किया जाता है। तो देखिए, लोहे को बचाने के लिए लोहे के ऊपर सबसे अच्छा जो परत चढ़ाया जाता है, किसका चढ़ाया जाता है, जिंक का। ठीक है, जिंक जो होता है लोहा को महफूज रखता है क्योंकि यह अपनी एक परत बना देता है लोहा के ऊपर और उसमें जंग नहीं लगता है। दोस्तों, इस तरह हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।